Hello and welcome students on our YouTube channel Kalyani E-Education. I hope you are doing well. Let's start the video. Today we will study about class 10 subject social science chapter 1 and topic 1.2. ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में, मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण. Soil, the texture, type, distribution and conservation of soil. आइए जानते हैं मृदा क्या है. According to American soil expert Dr. Bennett, soil is a upper layer of unorganized material found on the Earth's crust that is formed from the sum of original rocks and vegetation. अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट कहते हैं कि मृदा जो है वो भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के योग से बनती है. धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है, ये हम सब जानते हैं. यह मूल चट्टानों यानी कि जो पेरेंट रॉक होती है. पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जो हमारे यहाँ मिट्टी नहीं थी, जब पृथ्वी बनी थी उस टाइम पे चट्टाने हुआ करती थी. वो धीरे धीरे वेदरिंग हो के उनका क्षरण हो के वो क्या बनी, मिट्टी बनी. धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है. यह मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण है जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं. हम कह सकते हैं soil is found on the most part of the surface. It is a mixture of basic rocks and biomass in which a variety of vegetation grows when the climate is suitable. Right? चलिए देखते हैं सॉइल जो बनती है उसमें क्या क्या होता है. तो सॉइल कंपोजिशन क्या होगा. सॉइल में 25% एयर होता है, 25% वाटर भी होता है, 46% मिनरल्स होते हैं, राइट, खनिज तत्व बोलते हैं जिन्हें, और 4% या 4% ऑर्गेनिक मैटर जैसे ह्यूमस हुआ. ह्यूमस किससे बनता है, जो पत्तियां हैं गिर जाती हैं, इकट्ठा हो के सड़ जाती हैं, उसके बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसको ह्यूमस बोलते हैं, राइट. चलिए नेक्स्ट है What are the factors that help in the construction of soil? मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले कारक कौन कौन से हैं. आखिर मृदा बनती है तो कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चीजें पार्टिसिपेट करती हैं. तो there are many factors that help in the formation of soil. यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके निर्माण में सहायता देती हैं, जैसे कि सच एज रूट रॉक, मूल चट्टान मैंने आपको बताया था अभी. टेरेन एलिवेशन यानी भूभाग का उच्चावच, कहीं पे बहुत ज्यादा ऊंचाई है, कहीं पे बहुत ज्यादा नीचा है, मैदानी भाग है. वेदर कंडीशन, हजारों वर्षों तक कैसी जलवायु, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां आपको पता है फिर सूखा सूखा सा रहता है पूरा एरिया, तो वो वेदरिंग होती रहती है वहां पे जल्दी जल्दी. ओके, अफेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन विच रॉक्स आर वेदरिंग. बहुत सालों तक क्या रहता है कि ये सारी की सारी जो ताप है, दाब है, ये सब बहुत इफेक्ट करते हैं. ज्यादा ताप होता है तो चट्टानें टूट जाती हैं, प्रेशर बढ़ता है, अपर्दन होता है उनका, राइट. पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष भी होते हैं, ट्रीज एंड एनिमल्स एंड देयर रिमेन्स. ये देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है, बहुत सारा टाइम लगता है, पेरेंटल मटेरियल लगता है, टोपोग्राफी इफेक्ट करती है, क्लाइमेट इफेक्ट करता है, ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट करते हैं. व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या है, एंड टाइप ऑफ लेयर्स, राइट. सॉइल प्रोफाइल द वर्टिकल ग्रोथ यानी कि जब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए जैसे आपके पास एक पेस्ट्री का पीस होता है, ऐसे ही हमने अर्थ को एक पेस्ट्री के पीस के फॉर्म में काटा है, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे ये. अब यहाँ देखिए, द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ फुल grown soil have the formation, color and layers laid on top of the each other. पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद कटान में गठन. यहाँ आप देख पाएंगे कि कितनी लेयर्स हैं, उनके कलर देख पाएंगे, एक के ऊपर एक बिछी रहती हैं. मृदा के परतों के विन्यास को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं. कैसे बोलेंगे, द configuration of the layers of the soil is called the soil profile. ओके, अब इसमें जो लेयर हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा. तो अपर लेयर क्या है, दिस लेयर इज कॉल्ड अपर सॉइल, ये अपर सॉइल कहलाती है.
ओके, बिलो दिस इज द पैराडोमिनेंस ऑफ बायो एलिमेंट्स। इसके नीचे क्या रहता है कि ह्यूमस और जैव तत्वों की प्रधानता होती है, यानी जीवों के जो अवशेष होते हैं, कोई जीव मर गया तो उसके बोन्स वगैरह वहां इकट्ठे हो जाएंगे। कोई पेड़ है, कोई पेड़ जब गिर जाता है धीरे धीरे वो अपघटित होता है, डिकम्पोज होता है, तो वो सब का सब मटेरियल इस फर्स्ट लेयर में ही मिलेगा आपको। द सेकेंड लेयर, this layer is called subsoil, which consists of rocks, fragments, sand, silt and clay soil. दूसरी परत में क्या होता है कि चट्टानें मिलती हैं, हमें थोड़ी थोड़ी टुकड़े मिल जाते हैं, जैसे पेरेंट रॉक से बनी है, मूल चट्टान जो थी उससे बनी है तो ऊपर मिल जाता है थोड़ा बहुत। बालू मिलेगा हमें यहाँ पे, सैंड, गाद मिलेगा, सिर्फ चिकनी मिट्टी मिलेगी। ओके, थर्ड लेयर, द लेयर कंसिस्ट ऑफ वेदरिंग ओरिजिनल रॉक्स। तीसरी परत जो होती है इसमें अपक्षयित मूल चट्टानें होती हैं। जैसे मैंने बताया कि दाब और ताप के प्रभाव में चट्टानें टूट फूट जाती हैं, तो वो यहाँ हमें मिल सकती हैं इस थर्ड लेयर में। और फोर्थ लेयर क्या है? दिस लेयर कंटेन्स बेसिक रॉक्स मटेरियल दैट आर एक्सट्रीमली हार्ड। चौथी परत में क्या मिलेगा हमें? इसमें हमें मूल चट्टानी पदार्थ मिलेगी, जो पहले जो पेरेंट रॉक है एज इट इज हमें यहाँ मिल सकती है, जो बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। अब हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। अब हमने मृदा देख ली, वो किससे बनी ये भी देख लिया, उसका वर्टिकल फॉर्मेशन भी देख लिया। अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। मृदा क्या कई प्रकार की होती है, जैसे एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, और यहाँ लाल मृदा होना चाहिए था। तो ये मृदा वाला जो टॉपिक है इसमें हम आपको एक एक मृदा का डिक्लेरेशन हमारे अगले वीडियो में देंगे। ये देखिए, एलुवियल सॉइल जो है वो ज्यादातर नदियों के किनारे मिलती है, जैसा इसमें दिखा रहे हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी काली मृदा में कपास उगता है, इसीलिए हमने दिखाया कि ये ब्लैक सॉइल है और यहाँ कपास उगता हुआ दिखाया है। रेड सॉइल जो लाल कलर की होती है, थोड़ा पर्वतों के आसपास के इलाके में मिलती है। लेटेराइट सॉइल, ये देखिए ये लेटेराइट सॉइल माउंटेनियस पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली, और सैंडी सॉइल रेतीली, जो या तो हमें समुद्र के किनारे मिलेगी या फिर हमें मरुस्थलों में मिलेगी। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट इज सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन क्या है। सो द सॉइल इज इरोजन इज कॉल्ड द सॉइल immovable to reach the other place from a place of soil by flowing water, acute air and human activities। यानी कि अगर कोई सॉइल है तो वो कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, एक्यूट एयर है, तो उसके थ्रू वो मूव करती है। इससे क्या होता है, उसकी जो ऊपर परत है वो बहुत पतली होती जाती है धीरे धीरे, और अगर परत पतली हो जाएगी तो फिर उस पर एग्रीकल्चर करना बहुत दिक्कत होगी। अब देखो इरोजन जो होता है वो कैसे होता है, मैं आपको बताती हूँ। पहला है गली इरोजन। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स कीप कैनाल्स एंड गलीज। ये देखिए ये गली इरोजन हो रहा है, अगर कोई पानी ऐसा बना के जाता है, एक ड्रेन नदी सी बना के छोटी सी निकल जाता है, तो ये गली इरोजन हो गया। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा सा हो गया यहाँ पे। फिर आता है बैडलैंड्स। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एज एंड इज नोन एज बैडलैंड्स। अगर कोई जमीन कल्टीवेशन करने लायक ना रहे, मृदा अपरदन हो गया। देखिए यहाँ कटान, कितना कट कट सा लग रहा है एरिया, ये बैडलैंड्स हो गया। रेवाइंस, रेवाइंस क्या है? इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। कुछ इस तरह से चंबल के आसपास के इलाके में आपने बीहड़ देखे होंगे, मिट्टी के पहाड़ से बने हुए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा क्षरण से क्या क्या हानियां होती हैं? लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राउट, बहुत लंबे समय तक अगर सूखा रहता है। किस वजह से रहता है सूखा? कि अगर वहां पे आप वेजिटेशन हटा दोगे सारा, टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेशन, अगर आप किसी जगह से सारी वनस्पति हटा दोगे, सारे पेड़ पौधे काट दोगे, तो फिर वहां पर ये बताइए कैसे बारिश होगी? नहीं होगी ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर सॉइल बहुत ज्यादा वैसी कमजोर हो जाएगी, जैसे ही पानी गिरेगा तो वो आराम से बह जाएगी। फिर आता है
adverse effect on additional sources of water and difficulty in irrigation. जल के अतिरिक्त स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव और सिंचाई में कठिनाई होना. Decomposition of sand in the bottom of rivers causing a change of stream and blocking the way of ports. जब क्या होता है, बहुत ज्यादा मिट्टी बह जाएगी तो नदियों में इकट्ठी होगी, और नदियों की जो निचली परत होती है, जो उसका तल है, उसके बॉटम में बहुत ज्यादा जब सैंड इकट्ठा हो जाएगा तो उसका जो है लेवल राइज होगा. जब लेवल राइज करेगा तो पानी बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा, और जैसे ही बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा तो ऑब्वियसली फ्लड आने के चांसेस बढ़ेंगे. चलिए, ये तो फ्लड हुआ. अगर ज्यादा रेत हो जाता है तो वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, तो किसी भी जगह फिर से फ्लड आ सकता है. और जब यही मिट्टी जाके जहाँ बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पर नदी बिल्कुल खत्म हो जाती है और समुद्र में मिलने को होती है, तो उस जगह अगर बहुत सारा मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा तो पोर्ट्स भी अवरुद्ध हो जाएंगे, वहां पर अच्छे से पानी के जहाज आ जा नहीं सकेंगे, तो उबड़ खाबड़ सा हो जाएगा, वो मिट्टी के टीले से बन जाएंगे वहां. इसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. उच्च कोटि की भूमि को नष्ट होना और कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा. जैसे ही मान लीजिए कि मिट्टी बह गई, मिट्टी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी बह जाएंगे, तो अगर मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी खराब हो जाएगी तो फिर हम उस पर एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं मिलेगी हमको. इसके बाद है रेड्यूस इन अरेबल लैंड्स. उच्च योग्य भूमि में कमी आना. वही वेजिटेशन कम हो जाएगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो हमें अच्छी लैंड भी नहीं मिलेगी, एग्रीकल्चर लैंड. कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या होते हैं देखते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय ह्यूमन. हम लोग या तो जंगल काट काट के वहां पर शहर बना दें, फैक्ट्रीज बना दें, ठीक है. एक्सेसिव एनिमल फीड, ज्यादा से ज्यादा जो अपने कैटल्स हैं उनसे कहें, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैटल्स को चारण करवाएं, यानी कि उनसे, वो क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं. अगर ज्यादा घास खाएंगे तो जो घास की जड़ों से मिट्टी को पकड़े रखती है ना, घास की जड़ें, तो वो जब जड़ें ही नहीं होंगी तो मिट्टी को पकड़ने का काम कौन करेगा, कोई नहीं. तो उस टाइम पे अगर उस ड्यूरेशन में अगर बारिश हो जाती है तो उस बारिश की ड्रॉप से वो मिट्टी बह जाएगी. फिर आता है झूमिंग एग्रीकल्चर बाय ट्राइबल्स. आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना. अब आप बोलोगे कि झूमिंग कृषि क्या होता है. देखिए, जो ट्राइबल्स होते हैं उनका कोई एक प्लेस नहीं होता जहां वो रहते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपने रहने का जगह बदलते रहते हैं. और जैसे ही वो, मान लीजिए एक जगह वो रहे, वो 2 साल रहे, तो उस जगह के पेड़ पौधों को उन्होंने काटा और वहां पे उस जमीन पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया. उन्होंने वहां खेती की 2 साल तक, जब तक उसमें फर्टिलिटी थी उस लैंड में, तब तक उन्होंने उससे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया. जैसे ही उसकी फर्टिलिटी खत्म हुई तो उन्होंने वो जगह छोड़ी, किसी दूसरी जगह जाकर सेम प्रोसेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं जूमिंग कृषि. इसके बाद आता है पवन द्वारा अपर्दन. हाँ, पवन द्वारा अपर्दन कैसे. आपने कोई वेजिटेशन नहीं लगाया हुआ है लैंड पर, उस ड्यूरेशन में अगर हवा चलती है तो वो मिट्टी हवा के साथ भी उड़ जाती है. अवैज्ञानिक तरीके से कृषि. एग्रीकल्चर इन अनसाइंटिफिक वे. कैसे भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर मिट्टी में किसी ऑर्गेनिक चीज की कमी है, आप उसको वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हैं, तो वो सब बह जाएगी. ये देखिए, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जो कि सॉइल का इरोजन करते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन मैंने अभी बताया था, ओवर गेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ये देखिए यहाँ पे खदान है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे, ये नहीं. डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग सच एज प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन ऑफ द स्लोप. अगर आपने देखा कि ऊंची नीची है जगह और आपने तब भी उस पे एग्रीकल्चर किया, प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक वे में नहीं किया, तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा. साइंटिफिक वे में कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ. Soil conservation. Soil conservation is the prevention of loss of the topmost soil of the
soil from erosion and prevention of reduced fertility caused by overuses, acidification, salinization, and other chemical soil contamination. यानी कि मृदा संरक्षण में क्या होता है कि मिट्टी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था, उसमें तो उसमें वो बह ना जाए, उसको बचाने के लिए, उसकी हानि को रोकने के लिए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिफिकेशन भी ना हो, एसिड ना बढ़े। तो आपको एसिड पता ही होगा क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो खट्टापन, राइट। और लवणीकरण यानी कि सैलिनिटी, बहुत ज़्यादा नमक हो जाना। अन्य रासायनिक मृदा संदूषण के कारण कम उर्वरता की रोकथाम है। और आपने कुछ और फर्टिलाइजर्स डाल दिए हैं, मान लीजिए आपने अपनी लैंड में, तो उनकी वजह से हो सकता है कि वो मिट्टी को इफेक्ट करें। तो इन सब चीज़ों से हमें अपनी सॉइल को बचाना है। और वो कैसे बचाना है, ये देखिए। मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, मैं बताती हूँ। पहला, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। ग्रोइंग क्रॉप्स in terraced field in hilly and mountainous areas, right? जैसे कि इस फोटो में ये है टेरेसिंग, राइट। कुछ सीढ़ी जैसा दिख रहा है ना आपको, ये वैसे ही सेम हमें यहाँ बनाना है। खेतों में बाधिकाएं बनाकर बना नालीदार अपरदन को रोकना। बाधिकाएं यानी कि ये बना सकते हैं, कुछ कुछ ऊंचा मिट्टी का बना देना एरिया। और इसके बाद है पर्वतीय ढालों, ऊंच नीचे पर क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना। यानी कि अगर मान लीजिए इधर पे, ये देखिए ये वाला फोटो है, यहाँ पर अगर पानी आ भी रहा है ना, तो हम यहाँ पर एक कुछ बना देंगे, पॉन्ड, छोटा सा पॉन्ड बना देंगे, ताकि ऊपर से बहने वाला पानी यहाँ भर जाए और इकट्ठा हो जाए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। अब हमने जैसे पढ़ा था, ओवर गेजिंग भी एक इश्यू है। तो गेजिंग के लिए अब क्या करें, एनिमल्स को भी गेजिंग कराना जरूरी है, तो उनके लिए एक अलग से जगह हम बनाएंगे, ठीक है। बंजर भूमि का वृक्षारोपण, जो भूमि है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां पर हम पेड़ पौधे लगाएंगे। कैसे, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स इन टेरेस field in a hilly and mountainous areas to prevent corrugated erosion by forming bonds in the fields, collection of flowing water in high altitude areas of mountain slopes, development of pasture in rural areas, plantation of wasteland। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।